नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज का हमारा ये वीडियो रहेगा भारतीय कृषि के एमसीक्यूज नंबर 3 से संबंधित। इससे पहले मैं नाबार्ड और एपीडा का एमसीक्यूज कराया हूँ। उसका पीडीएफ विद आंसर आप सभी को मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से जाकर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आज का हमारा वीडियो जो है भारतीय कृषि से संबंधित रहेगा, जो एक जनरल रहेगा। ठीक है, इससे पहले मैं एक स्पेशल टॉपिक में कराया था, जैसे कि नाबार्ड का एक स्पेशल टॉपिक में कराया था, एपीडा का एक स्पेशल टॉपिक में कराया था। आज का थोड़ा सा जनरल रहेगा, जिसमें 2-3 टॉपिक का मर्ज वाला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर हमारा आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, भारत में सिंचाई के स्रोतों का वृहद, मध्यम और लघु 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। वृहद सिंचाई परियोजना के निर्धारण का आधार है। ऑप्शन ए है वह कम से कम 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करती हो। ऑप्शन बी है वह कम से कम 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करती हो। ऑप्शन सी है वह कम से कम 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करती हो। ऑप्शन डी है वह कम से कम 20,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करती हो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह कम से कम 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करती हो। देखो होता क्या है, जो भारत में सिंचाई के स्रोत है ना, तो उसको उसके क्षमता के आधार पर अलग अलग सिंचाई स्रोतों का नाम दिया गया है। जैसे कि जिसका सिंचाई करने की क्षमता कम है, मान लीजिए वो थोड़ा कम क्षेत्र को सिंचाई कर सकता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोल दिए, लघु सिंचाई स्रोत या फिर लघु सिंचाई परियोजना। जो उससे थोड़ा ज़्यादा क्षेत्र का सिंचाई कर रहा है, उसको हम क्या बोल दिए, मध्यम सिंचाई परियोजना। और जो उससे भी ज़्यादा क्षेत्र का सिंचाई कर सकता है या फिर उससे भी ज़्यादा क्षेत्र का सिंचाई करने की क्षमता रखता है, उसको हम लोग क्या बोल दिए, वृहद सिंचाई परियोजना। तो इस प्रश्न में क्या पूछा गया था आपका कि वृहद सिंचाई परियोजना के निर्धारण का आधार मतलब उसकी क्षमता को ही पूछा गया है कि वृहद सिंचाई परियोजना का क्षमता कितना है। तो कितना है उसका क्षमता, वह कम से कम 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करती है। मतलब कि वह कम से कम 10,000 करेगा, 10,000 से ऊपर और बहुत कर सकता है। ठीक है, कम से कम 10 और अधिक से अधिक बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आपका क्या कहलाएगा, वृहद सिंचाई परियोजना। अगला प्रश्न देखते हैं आप, लघु सिंचाई परियोजना का कृषि का मानक्षेत्र कितने हेक्टेयर तक होता है। ऑप्शन नंबर ए है 3,000 हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर बी है 1,500 हेक्टेयर। ऑप्शन सी है 2,000 हेक्टेयर। ऑप्शन डी है 2,500 हेक्टेयर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2,000 हेक्टेयर। अभी अभी मैं आप लोगों को बताया था कि सिंचाई स्रोतों को 3 पार्ट में विभाजित किया गया करके। पहला क्या बताया था, लघु, फिर मध्यम, फिर वृहद। वृहद का हम लोग देखे थे क्या, कम से कम 10,000। इस प्रश्न में किसका देख लिया हम लोग, लघु का। तो लघु का कितना, 2,000 हेक्टेयर तक अगर वो क्या करेगा, सिंचाई कर सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लघु सिंचाई परियोजना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भूमिगत जल के सिंचाई हेतु उपयोग को संभव बनाने हेतु सर्वाधिक उपयोग किसका किया जाता है। ऑप्शन ए है लघु सिंचाई परियोजना। ऑप्शन बी है मध्यम सिंचाई परियोजना। ऑप्शन सी है वृहद सिंचाई परियोजना। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लघु सिंचाई परियोजना। अगला प्रश्न देखते हैं, गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम IAAP कब प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए है 1960 से 1961। ऑप्शन बी है 1964 से 1965। ऑप्शन सी है 1966 से 1967। और ऑप्शन डी है 1967 से 1968। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1964 से 1965। अगर इसका फुल फॉर्म देखें IAAP का, तो इसका फुल फॉर्म इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। किसका फुल फॉर्म होता है आपका, IIAP का फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कॉमन क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मौलिक उद्देश्य है। इसमें CADP को क्या बोलते हैं, कॉमन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म भी आप लोगों को पूछा जा सकता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा आपका, कॉमन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। देख लेते हैं, इसका फुल फॉर्म लिख के आपको बता देते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या रहेगा आपका,
कॉमन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, किसका? CADP का। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं आपका? कॉमन क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो इसके मौलिक उद्देश्य के बारे में इस प्रश्न में पूछा गया है। तो इसके मौलिक उद्देश्यों को हम सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। इसके लिए ऑप्शन ए दिया गया है, भारत में सिंचाई सुविधाओं का विकास करना। ऑप्शन बी दिया है, भारत में सिंचाई के साधनों की गुणवत्ता का विकास करना। ऑप्शन सी दिया गया है, भारत में सिंचाई के साधनों में कुओं और नलकूपों के उपयोग में वृद्धि। ऑप्शन डी दिया है, भारत में सिंचाई के साधनों की क्षमता और उनके सदुपयोग के मध्य अंतर को न्यूनतम करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में सिंचाई के साधनों की क्षमता और उनके सदुपयोग के मध्य अंतर को न्यूनतम करना एक इसका उद्देश्य है आपका CADP। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन क्षेत्र विकास कार्यक्रम या फिर कॉमन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कॉमन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जिसको CADP कहा जाता है, प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन बी है, भारत सरकार। ऑप्शन सी है, भारत सरकार एवं वर्ल्ड बैंक। और ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार एवं वर्ल्ड बैंक। अर्थात भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक दोनों द्वारा किसका? CADP का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अकेले भारत सरकार ने किया और अकेले वर्ल्ड बैंक ने नहीं किया, दोनों के द्वारा ही CADP को प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का अर्थ है? ऑप्शन ए है कृषक क्रांति। ऑप्शन बी है सामाजिक वानिकी। ऑप्शन सी है वृक्षारोपण। ऑप्शन डी है कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा प्रदान की है? इसके लिए आपको ऑप्शन ए दिया गया है, लौह इस्पात उत्पादक इकाइयों। ऑप्शन बी है, विशालकाय नदी घाटी परियोजनाओं को। ऑप्शन सी है, प्राचीन काल के मंदिरों के आधुनिक रूपों को। ऑप्शन डी है, देश में महापुरुषों की समाधियों को। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। कौन सा? विशालकाय नदी घाटी परियोजनाओं को। हमारे जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उसके द्वारा किसकी संज्ञा दी गई थी? आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा दी गई थी। किसको? विशालकाय नदी घाटी परियोजनाओं को। किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कृषि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? ऑप्शन ए है 1/3। ऑप्शन बी है 1/4। ऑप्शन सी है आधा। और ऑप्शन डी है संपूर्ण भाग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1/3। भारत के कृषि क्षेत्रफल है उसका 1/3 भाग क्या है आपका? सिंचित है, और बाकी जो क्या रहेगा आपका? असिंचित रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु। ऑप्शन बी है महाराष्ट्र। ऑप्शन सी है गोवा। और ऑप्शन नंबर डी है केरल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। मतलब जो दक्षिण पश्चिम मानसून होती है वो सर्वप्रथम केरल राज्य में प्रवेश करती है। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही? ऑप्शन ए है गेहूं और आलू। ऑप्शन बी है गेहूं और चावल। ऑप्शन सी है गेहूं और ज्वार। ऑप्शन डी है चाय और कॉफी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं और चावल। मतलब गेहूं और चावल के उत्पादन के संबंध में हरित क्रांति क्या रही? सर्वाधिक सफल रही। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? ऑप्शन ए है गेहूं। ऑप्शन बी है धान। ऑप्शन सी है मक्का। और ऑप्शन डी है ज्वार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूं। देखो, इसके पिछले प्रश्न में हम लोग क्या देखें कि सर्वाधिक सफल किस लिए ले रही, तो उसमें हम लोग गेहूं और चावल दोनों को देखे थे, है ना। लेकिन अगर ऐसे फसल वाइज आया एक एक करके इंडिविजुअल
है ना। तो किस फसल के लिए हम लोग इसको मान के चलेंगे, गेहूं। गेहूं फसल के लिए हरित क्रांति सर्वाधिक सफल रही थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया? ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है चावल, ऑप्शन सी है मोटा अनाज एवं दलहन, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोटा अनाज एवं दलहन। सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन हुआ था? गेहूं का। और सबसे कम अगर पूछा जाएगा तो किसका? मोटा अनाज एवं दलहन का। या फिर किसका अंश कम हुआ, इससे करके भी आ सकता है। तो किसका अंश कम हुआ? आपका मोटा अनाज एवं दलहन का अंश कम हुआ है। ठीक है, और अगर किसका अंश बढ़ा करके आएगा तो कौन सा प्रश्न आएगा आपका? इसके पिछले वाला प्रश्न, जिसमें आपको पूछा गया था कि किस क्षेत्र में या फिर किस फसल के क्षेत्र में हरित क्रांति सर्वाधिक सफल रही थी। तो किसके लिए सफल रही? सर्वाधिक आपके गेहूं के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन रहा। ऑप्शन ए है आंशिक बढ़ा, ऑप्शन बी है आंशिक घटा, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित रहा, ऑप्शन डी है तेजी से बढ़ा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहा। देखिए, इससे पहले दो प्रश्न से पहले मैं एक प्रश्न कराया हूँ, उसमें क्या पूछा गया था कि हरित क्रांति किस किस फसल के क्षेत्र में सफल रही करके, है ना। तो उसमें हम लोग क्या देखे थे? एक तो गेहूं देखे थे और एक तो चावल देखे थे, है ना। तो आप लोग ये मत लगा देना कि गेहूं और चावल दोनों का अंश बढ़ा होगा करके, है ना। बढ़ा किसका है? आपका सिर्फ गेहूं का बढ़ा है। चावल का जो उत्पादन था वो उतना ही रहा, मतलब न कम हुआ है नहीं न तो ज़्यादा हुआ, मतलब अपरिवर्तित रहा है। इसको आप लोगों को याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना कि सबसे अगर सफल रहा करके आएगा तो गेहूं और चावल को लगाना है। ऐसा नहीं कि चावल का तो उत्पादन अपरिवर्तित रहा था करके सिर्फ गेहूं वाला को मत लगा के आना है। ठीक है, अगर गेहूं और चावल एक साथ दिया है तो उसमें लगाना है। अगर सर्वाधिक सफल किसमें रहा करके आएगा तो इसमें एक एक फसल का नाम दिया होगा आप लोगों को, तो उसमें आप लोगों को गेहूं लगा के आना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ऑप्शन नंबर ए है तापमान, ऑप्शन बी है आर्द्रता, ऑप्शन सी है पवन, और ऑप्शन डी है वृष्टि। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? वृष्टि। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है 1968, ऑप्शन बी है 1967, ऑप्शन सी है 1966, और ऑप्शन डी है 1965। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1966। हरित क्रांति को ही कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है। हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला? ऑप्शन ए है मक्का, ऑप्शन बी है दलहन, ऑप्शन सी है तिलहन, और ऑप्शन डी है सोयाबीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दलहन। ठीक, दलहन और क्या इसके साथ क्या है? एक तो आपका मोटा अनाज, मोटे अनाज। ठीक, इसको आप लोगों को याद रखना भाई, अनाज। ठीक, क्या एक ठो दलहन और एक ठो मोटा अनाज, दोनों के क्षेत्र में निराशाजनक परिणाम हमको देखने को मिला हरित क्रांति में। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप नहीं हुआ? ऑप्शन ए है भारत में विभिन्न राज्यों के बीच असमानता में वृद्धि, ऑप्शन बी है भारत में अमीरों एवं निर्धनों के बीच असमानता में वृद्धि, ऑप्शन सी है खाद्यान्नों के प्रति व्यक्ति उपलब्धता में वृद्धि, ऑप्शन डी है मोटे अनाजों के अधीन क्षेत्रफल में वृद्धि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोटे अनाजों के अधीन क्षेत्रफल में वृद्धि। देखो, यही प्रश्न आ रहा है, लेकिन इस प्रश्न को बार बार घुमा घुमा के पूछा जा रहा है ना, इसलिए मैं इस प्रश्न का मल्टीपल टाइप करा रहा हूँ। आप लोग ये मत सोचना है कि सर उसी प्रश्नों को रिपीट करा रहे हैं करके। ठीक है, तो इसको आप लोग कंफ्यूज मत हो और जल्दबाजी में हड़बड़ी में गलत लगा के मत आए, ऐसा करके मैं इसको कराना रहा हूँ। ठीक है, मेरा उद्देश्य सिर्फ वही है कि आप लोग इसको गलत लगा के मत आए, क्योंकि ये एकदम इजी प्रश्न है। आपका गेहूं, चावल और क्या चीज़? मोटा अनाज, ये तीन चीज़ को ही देखना किसमें? हरित क्रांति में उत्पादन के संबंध में अगर आया कि किसमें कम और किसमें ज़्यादा हुआ। तो ठीक है,
तो इससे संबंधित अगर अलग अलग मल्टीपल बन रहे हैं ना प्रश्न है तो उसको मैं करा दे रहा हूँ, ताकि आप लोग अगर डायरेक्ट आ रहे हैं तो डायरेक्ट सीधा आप लोग लगा के आ जाना, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है नॉर्मन अनरेस्ट बोरलॉग, ऑप्शन बी है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी है जे.एस. थॉमसन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक, और जो नॉर्मल अनरेस्ट बोरलॉग है विश्व स्तर का है। ठीक, किसका है? विश्व स्तर के लिए आपका क्या आएगा? नॉर्मल अनरेस्ट बोरलॉग, और भारत के लिए कौन आएगा आपका? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग का भारतीय कृषि में क्या योगदान रहा? ऑप्शन ए है उन्होंने भारत के लिए सिंचाई परियोजना को विस्तृत योजना बनाई, ऑप्शन बी है उन्होंने प्रति हेक्टेयर उर्वरक उपभोग को बढ़ाने के लिए सुझाव दिए, ऑप्शन सी है उन्होंने भारत में अधिक उपज देने वाली किस्मों के उपयोग की युक्ति बनाई, ऑप्शन डी है उन्होंने कृषि मशीनरी के अधिकाधिक उपयोग की योजना तैयार की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने भारत में अधिक उपज देने वाली किस्मों के उपयोग की युक्ति बनाई। क्योंकि मैं अभी अभी आप लोगों को क्या बताया कि नॉर्मन बोरलॉग जी क्या थे आपके? विश्व स्तर में क्या थे? विश्व स्तर के आप हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, तो हरित क्रांति का मतलब आप लोग जानते हो क्या चीज़ की? उपज को बढ़ाना। ठीक, तो ये था हमारा आज का 20 क्वेश्चन पूरा। ठीक, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में। उस टेलीग्राम में आप लोगों को जितना भी मैं MCQs कराऊंगा सबका PDF विथ आंसर मिल जाएगा। तो जो नए लोग हो वो लोग भूलना मत, बिल्कुल ज्वाइन करके जाना और मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, और मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।